हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे जो अगला टीचर्स डे आए तब तक आप लोगों परमानेंट टीचर बन चुके हो, ठीक है। ऐसी मैं ऊपर वाले से आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। तो इसी के साथ आज मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा, और जो क्लास के अंदर आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है आपका एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो पिछली बार सीटेट का आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, भर भर के क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए थे आपके एग्जाम से, वरना इससे पहले सीटेट में कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसी एनईपी 2020 के बारे में आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए, साथ के साथ कंटेंट के थ्रू आपको समझाता भी चलूंगा। तो कंटेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों ही आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जी हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों के खूब मैसेज भरे हुए, तो थैंक यू आप सभी लोगों का इतना प्यार सम्मान देने के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के लिए प्रे करिए अगले टीचर्स डे तक आप लोग परमानेंट टीचर बन जाए। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिए एक चीज आपको और बता दूं, आज से लगभग 4 साल पहले जब मेरा सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, पास हुआ था मतलब, तो 5 सितंबर को ही जो यूपी के आपके चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिए थे। तो 5 सितंबर को ही वो ऐसा भाग्यशाली दिन था जिसमें बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिले थे। तो ये 4 साल पहले की बात है। आज उस बात को पूरे 4 साल हो गए जब मुझको इसके अंदर जॉब मिली थी, ज्वाइनिंग मिली थी, जब सुपर टेट का एग्जाम पास करा था, जो सबसे पहले हुआ था आपका, ठीक है। तो भगवान करे आपके जीवन में भी ऐसा पल आए कि आपको भी 5 सितंबर या उससे पहले कहीं ना कहीं एक जगह तो सिलेक्शन जरूर मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। और देखिए टीचर आपको बेस्ट पढ़ा सकता है, बेस्ट गाइडेंस दे सकता है, बेस्ट कंटेंट दे सकता है, आप लोग अपना पूरा 100% दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन सब चीजें मेरे और आपके हाथ में नहीं है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है। अब देखो भगवान आपकी किस्मत को कब सुनता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक की क्लास चलने वाली है जो आपके एग्जाम को पास कराएगी बहुत ही बढ़िया नंबर से। और उसके अलावा देखिए कुछ बच्चों को मैंने नोट्स की वीडियो बनाकर भी डाल दी थी अलग से, फिर भी उनके काफी क्वेश्चन आते हैं, तो नोट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर देख लेना। आप लोगों को सिंपल सा इतना काम है, देखिए जैसे आप लोग गूगल खोलते हो ना, अपना गूगल खोल लेना मोबाइल फोन में या कुछ भी आपके पास हो, लैपटॉप वगैरह, सीधा सचिन एकेडमी लिखिए। सचिन एकेडमी लिखने के बाद मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, और वेबसाइट खुलने के बाद जो भी आपका पेपर हो तो आप लोग यहां से अपने नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। अपने यहाँ पर डिटेल डाल देना, लॉगिन करके डिटेल डाल देना अपना, और यहां से जाकर आप लोग इनको ले सकते हो, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड के साथ एक पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड से आप इनको ओपन कर लेना, चाहे तो आप लोग इनको प्रिंट भी करा सकते हो। और इनके अलावा फिर आपको किसी भी XYZ बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी भी बुक की या किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स से पढ़िए डिटेल में, क्लासेस में आपके साथ रेगुलर चला ही रहा हूं, और इससे बाहर आपका सीटेट का एग्जाम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, यहां से जाके जो भी आपका पेपर हो, 1 हो या 2 हो, यहां से जाके आप लोग ले सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो अपना, ठीक है। और मैंने इसके लिए इसलिए अलग से वीडियो बना दी थी इसके ऊपर कि नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें मैंने इंक्लूड की हुई है, तो अलग से वीडियो भी बना दी थी, ठीक है। एक बार छोटा सा और बता देता हूं, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है और जो थोड़ा नया कंटेंट भी है वो इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ा आपको इनके अंदर मिल जाएगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे जिसका पेपर 2 हो, कोई एनसीईआरटी आपको नहीं लेनी। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो पीवाईक्यू होते हैं, तो पीवाईक्यू भी आपको इनके अंदर मिल जाएंगे 2022 तक के, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। कुछ नए टॉपिक आपके सीटेट के एग्जाम ऑनलाइन वाले में पूछे गए थे, तो वो भी इनके अंदर ले दिए। मोस्टली जो नोट्स रहेंगे आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, और आपको आसान भाषा में मिलेंगे, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, और फोटो और ट्रिक के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीजें नोट्स के अंदर मिलने वाली है। अब आप लोग कंपेरिजन कर लेना किसी भी किताब से, अगर इतना कंटेंट आपको मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं सीटेट में किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और चीज की, आप लोगों का ये अच्छे तरीके से काम करा देंगे, ठीक। तो आप लोग गूगल पर जाकर sachinacademy.com लिखना, और उसके बाद आपको वहां से जाकर इनको ले लेना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको कंटेंट बताता हूं, चीजें बताता हूं कि आपको क्या क्या चीजें एनईपी के अंदर पढ़नी है। बेसिकली पूरा आपका 108 पेज का आपका पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो एनईपी है आपका पूरा 108 पेज का है। चाहे तो आप लोग उस पूरे को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा उसको पढ़ने को। एक तो आपकी सरकारी भाषा की जो लैंग्वेज होती है ना, वो उसके अंदर लिखी हुई है, पढ़ने में आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन जितनी भी वीडियो आज के अंदर आपने देख ली, उससे आपके लगभग सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में आऊंगा, कुछ बच्चों ने आंसर भी लगा दिया है, लेकिन उससे पहले आपको मैं चीजें समझा देता हूं।
कि एनईपी के अंदर क्या क्या बातें दी गई है, उनके ऊपर करते एक एक करके बात। तो मैंने आपको बता दिया, एक 108 पेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है, आप लोगों की किसी को मन हो पढ़ने का तो पढ़ सकते हो, वरना आज की वीडियो देख लो, आपके लिए काफी रहेगी। ठीक है, देखिए एनईपी 2020 की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व आपके चीफ, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके सैटेलाइट वगैरह भेजती है, तो इसके जो पूर्व चीफ थे आपके डॉक्टर के रंजन, जिनको के कस्तूरी रंजन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी तैयार हुई थी और इस कमेटी ने 2019 में एनईपी का ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया था। तो आप लोग समझ गए, एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था? डॉक्टर के रंजन की अध्यक्षता में बना था। ठीक, अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शायद मेरी जितनी भी नॉलेज है, मुझे लगता नहीं आज तक जितनी भी इंडिया के अंदर पॉलिसी आई है, शायद इतने सुझाव किसी पॉलिसी के लिए आज तक इंडिया के अंदर आए हो। सबसे ज्यादा सुझाव इसके अंदर आए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। अब इसमें कुछ आलोचनाएं भी की थी लोगों ने, लेकिन हमको वो नहीं पढ़नी क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में वो आनी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये आपकी 30 नंबर की एनईपी थी। कितने नंबर की? 30 नंबर की। सबसे पहले एनईपी आई थी आपकी 1968 में, 1968 वाली पहली थी, उसके बाद 1986 में आई थी, और आपकी तीसरी वाली है एनईपी 2020। तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसका नया नाम क्या है, आप लोगों को पता भी होगा। अगला है वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4 वर्ष का बीएड डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग समझ लो बीएड का कितना महत्व बढ़ जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो 2030 तक तो आपको बीएड ही मतलब उसके बाद तो आपको बीएड ही दिखने वाला है, तो बीएड की बहुत ज्यादा आपकी इंपोर्टेंस बढ़ने वाली है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने एनईपी 2020 के बारे में आपको दी। अब बात करता हूं उन चीजों के बारे में जो आपके एग्जाम में आनी है, जहां से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चैलेंज देता हूं, एनईपी 2020 के मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आंसर आप लोग आज खुद बताओगे, देखते जाना साथ के साथ। ठीक है, आप लोग खुद आंसर बताओगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी बेसिक चीजों के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कूल एजुकेशन का जो प्रारूप है वो किस तरीके का अब आपको देखने को मिलेगा एनईपी 2020 के लागू होने के बाद। देखिए यह नीति वर्तमान की, हमारी वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है? 10+2 वाली नीति चल रही है ना। तो 10+2 वाली सरकारी स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर अब जो नई व्यवस्था आएगी 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यानी जो आपके 15 साल है अब आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, 5 3 3 4 करके। ठीक है, तो 10+2 की जगह आपकी ये वाली नई व्यवस्था अब आपको देखने को मिलेगी। अभी जो 15 सालों में इसको कैटेगराइज किया गया है वो किस किस तरीके से किया गया है और किस साल के अंदर बच्चा किस क्लास में होगा, इसके बारे में अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, आंसर साथ के साथ दे रहे हो। देखिए ये आपकी स्टेज है, यहां से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इनको जरा थोड़ा सा डिटेल में समझिए। जो आपकी पहली स्टेज है वो होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर क्या होगा? जो आपके शुरुआत के 5 साल है, जो आपके शुरुआत के ये जो 5 साल है, इन 5 साल में शुरुआत के जो 3 साल रहेंगे, एक सेकंड इसको हटा दो, जो शुरुआत के 3 साल लेंगे, तो शुरू के 3 साल में बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर जाएगा या आपका बाल वाटिका के अंदर जाएगा। अब देखिए क्या होता था, जब बच्चा 6 साल का हुआ तो उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया क्लास फर्स्ट के अंदर। लेकिन अब क्या काम होगा, जब बच्चा 3 साल को पार कर लेगा तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन ना कराकर उसको पहले आपके आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा। आप लोग देखते होंगे आपके घर के चारों तरफ भी कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कूल के आसपास मिल जाएंगे। तो अब बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट क्लास ना भेजकर उसको पहले आंगनवाड़ी भेजा जाएगा। ठीक है, तो जो शुरुआत के जो आपके 3 साल है, ये जो शुरुआत के आपके 3 साल है, इसमें बच्चा आंगनवाड़ी के अंदर रहेगा। अब बेसिकली सरकार ने क्या सोचा, आंगनवाड़ी में आप लोग देखते हो बच्चों को खाने के लिए भी दिया जाता है, उनको कुछ पढ़ाई से संबंधित चीजें भी कराई जाती है ताकि बच्चे का फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट दोनों साथ के साथ होता रहे। उसके अलावा ड्रॉप आउट बच्चों का ज्यादा है, उसमें गिरावट देखने को मिल सके, तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई है आंगनवाड़ी की। अब इसके अंदर आपकी भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी कुछ समय के बाद। ठीक है, तो जो 5 साल है शुरू में, उसमें से 3 साल हो गए आपके आंगनवाड़ी के लिए। ठीक, बच्चे जो आपके 2 साल है, जो आपके 2 साल बचे उसमें बच्चा क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर रहेगा। तो आप लोगों ने देखा ये जो सबसे पहला चेंज ये किया है वो चेंज यही किया है कि बच्चों को सीधे फर्स्ट क्लास में ना भेजकर उसको पहले अब आंगनवाड़ी केंद्र आपका भेजा जाएगा, या प्री वाटिका या बाल वाटिका के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो। तो बच्चा सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर अपने 3 साल बिताएगा। 3 साल बिताने के बाद थोड़ा रूबरू हो जाएगा, बाहर के एनवायरमेंट से रूबरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्कूल का आइडिया लग जाएगा उसको, और जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में जाएगा तो उसको हेजिटेशन नहीं होगी या बच्चा रोना शुरू नहीं करेगा स्कूल जाने से,
बिल्कुल भी कतराएगा नहीं, ठीक है। तो शुरू के 5 साल हो गए आपके, ये होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जो आपकी पहली स्टेज होती है। उसके अलावा दूसरी स्टेज होती है आपकी प्रीपेटरी स्टेज। प्रीपेटरी स्टेज के अंदर होते हैं आपके 3 साल। इन 3 साल में बच्चा रहेगा आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में। जो 3 साल रहेगी इसमें बच्चा आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में रहेगा। इसमें बेसिकली यहां पर बच्चे के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, बच्चे के इसमें एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले आपके बच्चे के एग्जाम नहीं होंगे, ठीक। एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चों को फेल भी नहीं करेंगे, तो इसमें आपके बच्चे के एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे आपके प्रीपेटरी स्टेज के अंदर। और फाउंडेशनल और जो आपकी प्रीपेटरी स्टेज होती है ये आपकी 5वीं क्लास तक है। तो प्राइमरी क्लास के लिए आपकी 2 ही स्टेज होने वाली है, आपकी फाउंडेशनल और आपकी प्रीपेटरी, जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती है पहली से आपकी 5वीं तक की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 स्टेज। उसके अलावा अब बात करते हैं आपकी तीसरी स्टेज की। तो तीसरी स्टेज होती है आपकी मिडिल स्टेज। ये होती है आपकी मिडिल स्टेज, ये भी आपकी 3 साल के लिए रहेगी, जिसमें बच्चा आपका 6th 7th 8th क्लास के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए इसमें क्या एक चेंज दिया गया है आपकी 6th 7th 8th के अंदर। जी वेरी गुड। हाँ, आज भी बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले कम लग रही है, ठीक है। चलिए, मैं कहां पर था, मिडिल स्टेज के अंदर था, ठीक है। तो ये भी आपके 3 साल के लिए रहेगी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों को, ये तो पूरा ही गायब हो गया, ये तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। इस पर ध्यान से रखना, ये यहां तक तो आप लोग इन दोनों स्टेज को समझ गए थे इसमें, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं मिडिल स्टेज की, जो आपकी तीसरी स्टेज है। मिडिल स्टेज के अंदर बच्चों को यहां पर कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, और कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ उनको वो एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। इनको एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा कि आपका जिसमें भी मन हो आप लोग उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और भविष्य में उसमें अपना जो है फ्यूचर बनाइए। तो यहां पर एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। पूरी मेहनत तो पानी फिर गया यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे यहां तक तो। उसके अलावा ये आपकी मिडिल स्टेज हो गई, जिसमें आपको एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्टेज की, जो है आपकी सेकेंडरी आपकी स्टेज, 4th स्टेज है। ये वापस आ सकती है क्या किसी तरीके से, यही से वापस आ जाए। चलो छोड़ो, यहां तक तो वैसे समझ में आ गया होगा आपका। तो 4th आपकी सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, जिसमें बच्चा आपका 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास तक रहेगा, ठीक। तो ये आपकी 5 थी, ये आपकी 3 थी, ये भी आपकी 3 थी, और ये आपकी 4 साल है, जिसमें बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के अंदर रहेगा। अब देखिए इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव क्या देखने को मिला है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, इसमें स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया। जो आपका आर्ट स्ट्रीम होता था, कॉमर्स स्ट्रीम होता था, साइंस स्ट्रीम होता था, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। अब उसका बड़ा रीजन क्या होता था, मान लीजिए किसी ने आर्ट स्ट्रीम ले ली, वो साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। जिसने साइंस स्ट्रीम ले ली वो पॉलिटी वाले या आर्ट वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, और बच्चे का कुछ ना कुछ मन रहता था या कुछ ना कुछ उसको फ्यूचर बनने की उम्मीद रहती थी दूसरे के अंदर। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बन चुका था कि अगर आपको आर्ट लेनी है तो पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लेकिन एनईपी 2020 ने इस स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया। इस स्ट्रीम सिस्टम की जगह इन्होंने कहा कि भाई आप बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन दो, आप बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन दीजिए, जिसमें बच्चों को जो अच्छा लग रहा है वो उसको सेलेक्ट करेगा और उसमें फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी 4 स्टेज है, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और आपकी सेकेंडरी, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस साल तक बच्चा किस क्लास में रहेगा और क्या क्या चीजें उसके अंदर बदलाव किया गया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब लगाते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन को लगाते हैं, और क्वेश्चन का आंसर देखना आप लोग कितने अच्छे तरीके से करोगे। गूगल का पासवर्ड नहीं होता बेटा, वो नोट्स का पासवर्ड होता है, जो डाउनलोड होता है उसके नीचे पासवर्ड लिखा होता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दोगे। मैंने कहा ना आज की वीडियो देखने के बाद आंसर सारे आपके हाथों से निकलवाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन इसने दे दिया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो प्राइमरी क्लास होती है, प्राथमिक कक्षाएं होती है, उसमें निम्न में से कौन सा लेवल होगा। अब प्राइमरी क्लास के लिए कौन से लेवल थे, एक तो आपका फाउंडेशनल था जिसमें आपके 5 साल होते हैं, 3 साल बाल वाटिका के लिए गए और अगले 2 साल पहली और दूसरी वाली के लिए गए। तो एक तो आपका कौन सा था, फाउंडेशनल स्टेज होता है। फाउंडेशनल स्टेज के बाद आपका कौन सा होता है, उसके बाद आपका प्रीपेटरी स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा तीसरी चौथी पांचवी क्लास के अंदर रहता है, तो आपका प्रीपेटरी स्टेज होता है। तो यहां पर सिर्फ प्राइमरी क्लास की बात करी हुई है, तो हम सिर्फ 5वीं क्लास तक के बच्चों की स्टेज यहां पर लेंगे। तो फाउंडेशनल होता है, प्रीपेटरी होता है। आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ये दोनों सही है। मिडिल स्टेज प्राइमरी में नहीं होता आपका, तो आपका ए और सी आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन देखो, और मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन यही है आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का अब क्या ढांचा बन गया है। तो क्या बन गया है, 10+2 की जगह क्या बन गया है, 5+3+3+4 का बन गया। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक। ये 2 क्वेश्चन के आंसर निकाल दिए आपने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के बेस पर।
अब बात करते हैं इसके जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपके डीप में थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपने इस नीति के कुछ प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के बारे में अगर आप लोग जान गए तो आप लोग सभी आंसर दे दोगे, ठीक है। और आप लोग ये अप्लाई भी करना, जो नोट्स आपको देख रखे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है जो आपको मल्टीपल शिफ्ट में भी पूछे गए थे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालोगे जैसा आज की वीडियो के अंदर निकालोगे। अब ध्यान आपको ये रखना है, जितने भी सिद्धांत इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं किसी एक को भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि एक एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसका पहला प्रिंसिपल है कि जो संरचनात्मक समझ है, इसको इंग्लिश में याद करना, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इस पर अब जोर आपको देना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ना कि रोट लर्निंग पर, ना कि रटन प्रणाली पर अब आपको जोर देना है, या फिर परीक्षा के लिए होने वाली पढ़ाई पर। अब देखिए छोटे बच्चों के लिए तो ये चीज लागू होती है, लेकिन आप लोग जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी लागू होती है, क्योंकि अब जो सीटेट का जो आपका पैटर्न है वो कैसे हो गया है, वो आपका समझ पर आधारित हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित हो गया है। अब रोट लर्निंग से आपको काम नहीं बनेगा, आप लोगों ने देख भी लिया है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो जो भी चीज अब आपको पढ़नी है, जो चीज आपको लर्न करनी है, वो अब आपको समझनी पड़ेगी, फिर उनका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ उनको रटना पड़ेगा। तो यही चीज छोटे बच्चों के लिए भी कही गई है कि बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त कराकर उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे बच्चा ज्यादा चीजों को समझ पाए और उन चीजों को समझकर एप्लीकेशन कर पाए, ठीक है। तो रोट लर्निंग को बिल्कुल नकार दिया है एनईपी 2020 ने, ये बात आपकी पहले समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि सीखने के लिए जो सतत मूल्यांकन होता है, जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है, सीसी आपने पढ़ा है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो उसी में जो आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है उस पर जोर देता है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर। देखिए अगर बच्चे का आप मूल्यांकन ले रहे हो तो एक तो ले रहे हो आप लोग डेली बच्चे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चा आंसर दे रहा है, कुछ बच्चा आंसर नहीं दे रहे, तो यहां पर मूल्यांकन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस स्पीड से उसको चीजें समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बच्चे का साल के अंत में होने वाली जो परीक्षा होती है, जिसमें पता चलता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता और ना ही हम उसको उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, तो क्या वहां पर बच्चों को दोबारा अधिगम क्या कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता, सीधा ठप्पा लगा देंगे, बेटा तू फेल हो गया, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है, सतत मूल्यांकन पर ज्यादा बल देने की बात कही गई है, ना कि जो साल के एंड में होने वाली जो परीक्षा है उनकी बात कही गई है, ठीक है। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था, तो ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे कह देंगे सर डॉक्टर के रंजन की अध्यक्षता में। कुछ बच्चे ना भी दे पाएंगे, तो अगर कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे तो मैं उसको दूसरे नई तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग समझ रहे हो, जो मूल्यांकन होता है उससे क्या हो रहा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में हेल्प मिल रही है, ठीक है, मदद मिल रही है। तो ये बात हो गई आपके मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन जो आपका एनईपी 2020 में मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे ख्याल से अभी तक 5-6 क्वेश्चन मैं देख चुका हूं जो मूल्यांकन से संबंधित आपके आए थे, ठीक है। तो मूल्यांकन का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, जो स्कूल में मूल्यांकन होना चाहिए वो फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि आपका समेटिव होना चाहिए। देखिए एक होता है आपका फॉर्मेटिव, एक होता है आपका समेटिव। अब ध्यान से सुनना, एक मूल्यांकन या एक आकलन वो होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, जैसा आप लोग, जैसा भी हमारा चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने आंसर दे दिया या नहीं दे दिया। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है, वो इवैल्यूएशन होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, और सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया मैसेज कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैंने कहा अच्छा बेटा ये समझ में नहीं आई, चलो दोबारा समझाता हूं। लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समेटिव के अंदर क्या होता है, जो ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, जो आपके साल के अंत में होते हैं, 6 महीने के बाद एग्जाम होते हैं, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। उसमें क्या आप बच्चों को डायग्नोस करके रिमीडियल टीचिंग दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए फॉर्मेटिव को आपको सबसे बेहतर माना गया है, और एनईपी 2020 ने भी जो बात कही है स्कूल के अंदर मूल्यांकन की, वो फॉर्मेटिव की कही है, ना कि समेटिव की बात कही है, ठीक है। आप लोग खुद भी देख सकते हो, फॉर्मेटिव बढ़िया है, समेटिव बढ़िया है, आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिए कौन सा बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाली बात हुई मूल्यांकन के संबंध में। आगे बात करते हैं, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए सेंटर की स्थापना होगी, जिसको नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, कि अगर बच्चों की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसको देखना है, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस हासिल की है, तो उसके लिए एक ऐसे सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये मूल्यांकन से संबंधित कुछ आपके पॉइंट थे, और यही से आपको चीजें देखने को भी मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। उसके अलावा जो एनईपी 2020 है और क्या कहता है, एनईपी 2020 कहता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर जोर देता है। अब आप लोग यहां पर क्या सीख रहे हो? आप लोग यहां पर सीख रहे हो एनईपी 2020 के बारे में, यही तो सीख रहे हो आज लोग, आप लोग वीडियो के अंदर। लेकिन एनईपी 2020 के बारे में आप लोग कैसे सीख रहे हो?
आपको मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं, कंसेप्ट के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रैक्टिस भी करा रहा हूं और चीजें मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो आप सीख तो रहे हो, ये मायने नहीं रखता कि आप लोग सीख क्या रहे हो। आपने किताब पढ़ ली, जाके आप सीख सकते हो। 108 का डॉक्यूमेंट है, गूगल से जाके डाउनलोड कर लो, तब भी आप सीख सकते हो। ये मायने नहीं रखता कि आप लोग सीख क्या रहे हो। आप लोग जो सीख रहे हो उसको कैसे सीखना है, यह मायने रखता है। ठीक है, तो एनईपी 2020 इस पर बल देता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। पहली बात तो ये होगी इंपोर्टेंट। उसके अलावा मानकीकरण से लचीलापन, इस पर बदलाव को और प्रस्ताव करता है। देखिए एनईपी 2020 कहता है कि भाई जो भी आपका करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक होती है, पढ़ाई का तरीका होता है, अधिगम का तरीका होता है, या टीचिंग के जितने भी मेथड्स होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, लचीलापन उसमें देखने को मिलना चाहिए, ना कि मानकीकरण स्टैंडर्डाइज आपके होने चाहिए। मानकीकरण कैसे? कोई टीचर है, इस क्लासरूम के अंदर आया, बेटा चलो किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दो, या खुद के स्कूल क्लास के अंदर आए और अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो मानकीकरण हो गया कि जो चीज उसको कही गई है, जो करिकुलम उसको दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करके खत्म कर देगा। क्या आप इससे सहमत हो? बिल्कुल नहीं। अब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो करिकुलम को पढ़ा, टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहा है, किताबों को पढ़ा रहा है, तो उसमें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा वो टाइम देकर पढ़ा दीजिए, थोड़े नए टीचिंग मेथड्स का यूज करके पढ़ा दीजिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हो, लर्निंग भी हो, XYZ कुछ भी चीज हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और टीचर के पढ़ाने में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सभी का वही हाल है, क्लास के अंदर गए, लिखो भाई ABCD, क्लास खत्म, उसके बाद ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है, आपको लचीलेपन की ओर ज्यादा फोकस करना है, ना कि मानकीकरण की ओर। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो, चाहे आपकी तार्किक सोच हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, नवाचार हो, इनोवेटिव हो, या फिर समालोचनात्मक चिंतन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके ऊपर लगाओ, क्रिटिकल थिंकिंग हो। ठीक है, तो इन सभी की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। देखिए आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, या आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, तो उनकी अलग अलग क्षमताएं होती है, उनके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाइए। उसके अलावा बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ठीक है, जैसे मेरी क्लास में एक दो क्रिएटिव माइंड के भर रहे हैं, जैसे उनको क्वेश्चन पूछना होता है तो इमोजी बड़ी बड़ी बनाकर भेजते हैं, तो मेरी नजर जाती है, फिर मैं उनका क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ठीक है, ऐसे छोटे बच्चे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। तार्किक सोच होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उनके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन की भावना भी विकसित होनी चाहिए। अब देखिए जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, ये होती क्या है। अब देखिए मैंने आपको क्या काम करा, मैंने कहा भाई मैं आपको आज एनईपी 2020 पढ़ाऊंगा। एक तो तरीका है, आप लोग 108 पेज का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट गूगल से डाउनलोड करिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, वही से आपके एग्जाम में चीज देखने को मिलेगी। एक मैंने कहा कि जो जो चीज आज की वीडियो के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ लो, वो आपके लिए काफी है। अब आप में से कुछ बच्चे आपके क्रिटिकल थिंकिंग के, उन्होंने कहा नहीं सर ने जो बताइए उसको यूज करते हैं, तो उन्होंने गूगल में गए, 108 पेज का पूरा PDF को उसको डाउनलोड करा और पढ़ना शुरू करा। जब वो शुरू में पढ़ना शुरू करेंगे, यार ये सब चीजें तो सर ने वीडियो में बता दी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज यहां पर इस्तेमाल करी, क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करी, यानी खुद सही और गलत चीज का उन्होंने फैसला करा। उन्होंने खुद अपना थिंकिंग करी कि हमारे लिए कौन सी चीज सही रहेगी। और कुछ बच्चों ने आंख मीच कर विश्वास कर दिया कि सचिन सर जो पढ़ाएंगे एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जब बच्चा खुद अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए सही गलत का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, इन सभी पर फोकस करना चाहिए एक बच्चे के लिए, उसके क्लासरूम में या उसके स्कूल के अंदर। ठीक, ये एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला है एनईपी 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है, यानी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी हो। जैसे आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अलग अलग समाज से हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का IQ लेवल कम है, किसी का ज्यादा, कोई मोटा है, कोई पतला है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बच्चे आप लोग हो यहाँ पर। तो मैं आप सभी को क्या दे रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा हूँ। ये तो नहीं है कुछ अपने चुनिंदा बच्चों को अलग से पढ़ा रहा हूँ, या जैसे स्कूल के अंदर कुछ कोचिंग पढ़ा लेते थे अलग से कि मेरा फेवरेट है और बाद में प्रैक्टिकल में इनके ज्यादा नंबर दिलवा दूंगा और मेरे ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे ठीक है वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है एनईपी 2020 की, सभी बच्चों को समान शिक्षा की बात करता है। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा। अगले बात करते हैं एनईपी 2020 और क्या कहता है। एनईपी 2020 कहता है जो बच्चा सीख रहा है, चीजें लर्न कर रहा है, अधिगम कर रहा है, वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। अब बच्चों को आप स्कूल में कोई भी चीज समझा रहे हो, मान लीजिए आप जोड़ घटा समझा रहे हो, तो जोड़ घटा भी आप समझा रहे हो, वो प्रयोगात्मक यानी एक्सपीरियंशियल आपका होना चाहिए। आपने कहा बेटा कितनी उंगली है, 2, अगर इसमें एक पेन में मिला दूं कितने हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा जब खुद करके सीखता है, प्रयोग के माध्यम से सीखता है, तो बहुत जल्दी सीखता है और जो उसके माइंड में जो उसकी स्टोरेज रहती है वो स्थायी बन जाती है, बहुत लंबे टाइम तक उसको ध्यान रखती है। तो जो लर्निंग बच्चा कर रहा है वो प्रयोगात्मक होनी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग पर आपकी आधारित होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, बड़ा
बड़ा महत्वपूर्ण है आपका, जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है, वो सबसे ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपकी जो कला होती है और खेल होती है उनको इंटीग्रेट करके यानी एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की भाषा है, कोई भी भाषा है, तो मान लीजिए अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स में भी वहां पर बच्चे की भाषा का विकास जरूर हो रहा होगा, पढ़ेगा मैथ्स और वहां पर हिंदी का तो यूज होगा ही, या मान लीजिए इंग्लिश का होगा, जो भी उसकी मातृभाषा होगी। तो इसलिए जितने भी सब्जेक्ट है उनको एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको इससे संबंधित बताई है। अब देखिए जितने पॉइंट मैंने आपको बताई है आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर आते हैं इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट के एग्जाम में आए थे। अब इनका आंसर कौन देगा? इनका आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है। अब देखना कैसे इनका आंसर एक एक करके आप लोग दोगे। जी हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। शुरुआत में मैंने आप सभी का स्वीकार कर लिया था टीचर्स डे। अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन के ऊपर इनका आंसर अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला देखिए क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखते किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ने पर, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ने पर बल देती है? बिल्कुल नहीं देती। स्मरण आधारित शिक्षा यानी रोट लर्निंग पर बल देती है? रोट लर्निंग शुरुआत में मैंने बता दिया बिल्कुल नहीं देती। आपकी प्रैक्टिस और ड्रिल पर देती है, ठीक है, अभ्यास पर देती है, इस पर नहीं देती। आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज्यादा बल देते हैं कि बच्चा अब समझकर चीजों को समझे और समझने के बाद उनका यूज करे, एप्लीकेशन करे। जैसा आप लोग काम कर रहे हो एनईपी 2020 को आप लोग जब अच्छी तरीके से समझ लोगे और समझने के बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं करवा रहा हूं, तो आपको स्थायी याद रहेगा, लंबे टाइम तक आपका याद रहेगा और आपका एग्जाम भी अब इसी तरीके का आएगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज्यादा बल देती है एनईपी 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं से जुड़ा हुआ क्या आता है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में कंसेप्ट बता रहा हूं और साथ के साथ फिर क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एनईपी 2020 के अनुसार जो मूल्यांकन होता है, जो आपका इवेल्यूशन होता है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? चलिए देखते हैं। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया जो मूल्यांकन है। रटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, जहां पर भी रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, आप लोगों ने देख लिया कितना नेगेटिव वर्ड है, एनईपी 2020 ने मना करा हुआ है। पुनः उत्पादन और याद करने, देखो यहां पर मेमोराइज करने की बात आ गई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो मूल्यांकन होता है तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। आप लोग अभी सीख रहे हो, एनईपी 2020 के बारे में सीख रहे हो, अगर आपको कुछ गलती हुई तो मैं आपका यहां पर मूल्यांकन करके पता लगा लूंगा कि बच्चे की क्या गलती है और फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण दे दूंगा, ठीक है। तो तीसरा आंसर आपका सही है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, मैंने आपको बताया हुआ है जहां पर भी बच्चों में कंपैरिजन करने की बात आ जाएगी, तुलना करने की बात आ जाएगी, 99% आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? ध्यान से पढ़ना, कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। पहला, प्रत्येक विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, उनको बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, एनईपी 2020 ने इसको कहा है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देना चाहिए, बिल्कुल इसके लिए भी कहा है कि भाई रटने से या परीक्षाओं के लिए पढ़ने से अब कोई फायदा नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर अब आपको ज्यादा बल देना है। तो इसको तो सुझाया है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, ये शुरुआत वाले दोनों पॉजिटिव हो गए। अगला है सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने के, नवाचारित के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए जहां पर बात आएगी क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाएगी तो वहां तो आग बंद करके लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग की जहां पर बात आ जाएगी आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देख लेना, ठीक है। अब बचा क्या? तीनों तो पॉजिटिव हो गए, तो बचा आपका फोर्थ, यही आपका नेगेटिव मिलेगा, देख लेना जब तीन पॉजिटिव हो गए, कि बच्चों में डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। कि अगर बच्चों में डिसिप्लिन बनाना है कि बेटा सही से बैठ जाओ क्लासरूम के अंदर वरना आके टांगे तोड़ दूंगा, या फिर उनको कुछ पुरस्कार दे दिया कि जो बच्चा क्लास में डिसिप्लिन बना के रहेगा, ठीक है, वो बच्चा सबसे अच्छा है, उसको मैं टॉफी दूंगा। ऐसा अब कुछ नहीं चलने वाला, हमारी खूब टांगे तोड़ दी हमारे टीचर ने, ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर, सही से बैठो, क्लास के बाहर मत जाओ। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जहां पर भी आपको सबसे मेन चीज याद रखनी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बच्चे को मानना है, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसको मानना है? बच्चा। इसके बराबर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है इसके बराबर XYZ। तो क्या आप बच्चों को डिसिप्लिन में बांध सकते हो? इतनी बड़ी महाशक्ति को नहीं बांध सकते। क्या आप बच्चों को पनिशमेंट या दंड दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। इतनी बड़ी महाशक्ति जब मैंने बता दिया बच्चा, तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे आपने कितने लगा लेना जोर आप लोग, ठीक है। तो बच्चों को आपको सबसे बड़ा मानना है, ठीक है। तो आंसर आप क्या हो जाएगा? यही आंसर से हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन आपका एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? ठीक है, किस बदलाव की ओर बात करती है जो एनईपी 2020 है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, देखो सेम लाइन आ गई, यह सीखना कि कैसे सीखना है। जैसे आज आप लोग क्या सीख रहे हो, एनईपी 2020, और एनईपी 2020 को कैसे सीख रहे हो, मैं आपको कंसेप्ट भी बताता जा रहा हूं और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रैक्टिस भी कराया जा रहा हूं, तो इसलिए इससे आपका जल्दी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यह सबसे बढ़िया तरीका है आपका सीखने का, ठीक है। वरना तो मैंने कहा गूगल से जाओ, 108 पेज का पीडीएफ डाउनलोड करो और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ लो आप लोग, एनईपी 2020 को। तो इसको प्रस्तावित करता है, आंसर आपका यही सही है। रटकर सीखने को प्रस्तावित करता है, बिल्कुल नहीं, पहले ही मना कर दिया। करिकुलम में वृद्धि को प्रस्तावित करता है, इसका कंटेंट में नहीं। और मानकीकरण को तो वैसे भी नहीं करने का, पहले ही गलत काट देना मानकीकरण देखकर, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए शुरुआत में कंटेंट आपको ज्यादा बताया तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का आप लोग दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत में आपको बता दिया था कि एनईपी 2020 के अनुसार जो अधिगम है, यानी जो लर्निंग हो है, यानी जो बच्चा सीखता है, वो डैश होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या वो कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक पर आधारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो प्रयोगात्मक आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल आपका होना चाहिए, जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। तो अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपका लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, जब बच्चा सीखता है। मैंने आपको बताया जैसे बच्चों को आपको जोड़ घटा बताना है, तो बेटा ये कितनी उंगली है, 2 है, एक पेन जोड़ दिया 3 हो गए, एक पेन हटा लिया तो कितने बचे, 2 बच गए। तो ऐसा आपको उसको समझाना है, प्रयोग के माध्यम से समझाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एनईपी 2020 से क्या कहता है। अब जितने भी क्वेश्चन आज आपने तैयार कर लिए और ये कंसेप्ट तैयार कर लिए, एनईपी आपका आज खत्म है। वैसे मैंने इसको पूरा करा चुका हूं पहले भी, अपने नोट्स में भी मैंने डिटेल में डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, वरना आज की वीडियो देखने के बाद भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उस बात को आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसी होनी चाहिए। आपके ड्रिल और प्रैक्टिस पर आधारित होनी चाहिए, वेदन और अभ्यास पर बिल्कुल नहीं करता। आपकी अन्वेषण प्रेरित इंक्वायरी आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खोज आधारित होनी चाहिए। देखो जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो आपकी इंक्वायरी पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें बच्चा खुद क्वेश्चन पुट अप करे कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर आपने ये चीज ये यहां से कैसे लेकर आ गए, सर आपने जो कंसेप्ट समझाया ये मुझे पहले से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जितना बच्चा इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चन पुट अप करेगा, उतना ज्यादा वो जल्दी से जल्दी सीखेगा। तो इसकी बात करता है, और खोज आधारित बात करता है, जब बच्चा खुद खोज करके चीजों को सीखता है, तो इसकी बात करता है आपका एनईपी 2020 की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, इन पर आधारित होनी चाहिए, ठीक। तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करता है कि जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है और जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, वो किस पर केंद्रित होनी चाहिए। अब देखिए हमारे देश के अंदर ये तो है नहीं सभी बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है। कोई सामाजिक रूप से वंचित है, मतलब जैसे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हो गए, ठीक है, या जनजातीय समूह के लोग हो गए, या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीब बच्चे बहुत ज्यादा है, तो जो ऐसे हाशिए पर समूह पर बच्चे जा चुके हैं, तो उनके समूह को छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए क्या करनी चाहिए, किस बात को एनईपी 2020 कहती है। परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहती। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होनी चाहिए, नहीं कहती। बाल केंद्रित होता तो चल भी जाता। संलग्न और संदर्भित होना चाहिए, एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, मतलब बच्चा एंगेज कर सके पढ़ाई से। अब देखिए कोई बच्चा क्लास के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, और वो गरीब बच्चा है और पिछली जो जनजातियां होती है उनसे बच्चा है, तो उसको कभी भी ये फील होना नहीं चाहिए कि वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कुछ और पढ़ रहे हैं, मुझसे अलग पढ़ रहे हैं या सुपीरियर पढ़ रहे हैं और मैं कुछ और पढ़ रहा हूं। तो बच्चा एंगेज करके पढ़े, उनसे लगाव के थ्रू बच्चा पढ़े जैसे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़े। तो इसकी वकालत एनईपी 2020 करता है। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। मानकीकरण देखो यहां पर भी दिख गया, काटते देखते गलत काट दो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देता है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए एनईपी 2020 द्वारा निम्न में से कौन उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है। विधियों की बात कौन कौन सी बात करता है एनईपी 2020, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन सामने स्क्रीन पर है, रोल प्ले। रोल प्ले सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका, कोई भी विधि हो, और खासकर अगर किसी बच्चे की भाषा का विकास करना है ना, तो उसको रोल प्ले के माध्यम से कराओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि बेटा एक काम कर, तू जो है ना सब्जी बेचने वाला बच्चा, तो बता आप कैसे सब्जी बेचेगा, तो बच्चा बताएगा सब्जी ले लो, टिंडे ले लो, आलू ले लो। तो क्या होगा, बच्चे की भाषा का विकास होगा, उसको बैंकर बना दो कभी, ठीक है। तो रोल प्ले सबसे बढ़िया तरीका रहता है। तो ये विधि तो सुझाई गई है आपके एनईपी 2020 द्वारा। ग्रुप वर्क को भी सुझाया गया है कि बच्चा जब ग्रुप में सीखेगा, आप लोग भी ग्रुप के अंदर पढ़े अपने दोस्तारों के साथ, मैं भी पढ़ाऊं, तो ग्रुप वर्क में पढ़ के भी सीखा जाता है। हालांकि ग्रुप वर्क में हमारी पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्यादा ग्रुप बना दिया और
बहुत कम ही टाइम पर पढ़ाई होती थी, लेकिन ग्रुप वर्क को सुझाया गया है, क्योंकि ग्रुप वर्क के माध्यम से, पीयर ग्रुप के माध्यम से बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो हम तो उस टाइम पर पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम ग्रुप वर्क हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद पढ़ना शुरू करा था। उसके बाद पोर्टफोलियो की वकालत आपकी बात करता है। पोर्टफोलियो मैंने बताया हुआ है आपको, पोर्टफोलियो बेसिकली आपकी एक तरीके की फाइल होती है। इस फाइल में बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी दी हुई होती है। बच्चे ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करा है वो उसके अंदर आएगा, बच्चे की जो कमियां है वो उसके अंदर आएगा, बच्चे से जुड़ी, उसकी फैमिली से जुड़ी सभी जानकारी इसके अंदर आ जाएगी। और जब ये बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, तो जो पहली क्लास वाली मैडम होती है वो दूसरी क्लास वाली मैडम को कहती है कि मैडम ये इस बच्चे की पोर्टफोलियो है। तो जो दूसरी क्लास वाली जो मैडम होती है, टीचर होता है, उसको असेसमेंट करने का बहुत बढ़िया वो मिल जाता है, तरीका मिल जाता है, विधि मिल जाती है। पोर्टफोलियो को पढ़ेगी, उसमें बच्चे से जुड़ी सभी जानकारी रहेगी, तो इसलिए सबसे बढ़िया इसको सुझाया गया आकलन के लिए पोर्टफोलियो को। चौथा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी आपकी इसकी मेथड आपकी मानी जाती है। तो आंसर आपके चारों से हो गए, 1 2 3 4, चारों आपके आंसर से होगी। जो उपकरण विद्या प्रस्तावित की गई है चारों ही करी गई है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। ठीक, आंसर आप लोग साथ के साथ दे रहे हो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। एनईपी 2020 के अंदर किन बदलाव की बात की गई है, इनको ध्यान से समझना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए किन बदलाव की बात करता है। एनईपी 2020 बात करता है मानकीकरण से लचीलापन, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, स्टैंडर्डाइजेशन से आपका फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बात करता है कि ये नहीं है टीचर क्लासरूम के अंदर आया, आके पढ़ाया, अपना कोर्स खत्म करा, उसके बाद बात खत्म। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाने के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो करिकुलम है या जो टेक्स्ट बुक है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बदलाव की ओर बात करता है एनईपी 2020, पहला आंसर सही है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल गलत। फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव की बात करता है, क्योंकि समेटिव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव मैंने आपको बता दिया, वो असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा चल रहा है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया या नहीं दिया, तो आपका आकलन हो गया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन हो रहा है, तो इसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना है एनईपी 2020 ने, ना कि समेटिव को। तो समेटिव टू फॉर्मेटिव की बात कही गई है, ना कि फॉर्मेटिव टू समेटिव। ठीक है, उल्टा दे दिया इसने। अगला आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, ठीक है, ये भी गलत है। लर्निंग फॉर एग्जाम टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। किसी परीक्षाओं के लिए मत पढ़ो, समझ पर आधारित चीजें करने के लिए आप लोग पढ़ो। ठीक है, तो ये भी इसने उल्टा दे दिया, उल्टा होना चाहिए था ये भी। अगला इन्होंने दिया है बहुविषयता से कठोरता, बिल्कुल गलत। कठोरता से बहुविषयता की बात की गई है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है, बेसिकली तीनों ऑप्शन इन्होंने उल्टे दे दिए। तो आप लोगों को इनको याद करना है कि कौन सा बदलाव की बात की गई है। ठीक है, तो यही से आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा जो एनईपी 2020 द्वारा बदलाव सुझाए गए हैं। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक से, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे अभी और भी टॉपिक आने हैं, कंसेप्ट आने हैं, वो भी समझने बाकी है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एनईपी 2020 के अनुसार जो आकलन होता है, असेसमेंट होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, बच्चे के आकलन करने के क्या उद्देश्य होते हैं। चलिए पढ़ते हैं आपका। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। मैंने क्या बताया था, इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है बच्चा। क्या बच्चे के अंदर तनाव पैदा कर दोगे या बच्चों को डरा दोगे? बिल्कुल नहीं करा सकते भाई, बच्चा अपने आप में सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये आपका गलत हो गया, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। अगला है अध्यापक अधिगम प्रक्रियाओं को दोहराना, बिल्कुल सही बात है। जैसा आप लोग क्लास पढ़ रहे हो, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना तो हमेशा के लिए आपको ये पक्का हो जाएगा। ठीक, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही है। क्लास के अंदर और दोनों जगह बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, सपोर्ट देना, ऐसा भी करना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को सपोर्ट दीजिए और क्लासरूम के बाहर भी अगर बच्चा सपोर्ट आपसे मांग रहा है तो वो भी आपको उसको करना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों की बात तो करता है आकलन की बात, लेकिन पहले वाले के नहीं करता। ठीक, मजाल है किसी की ऐसी जो बच्चों को डरा सके, तनाव दे सके उसको। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब नए कंसेप्ट आ गए। अब नए कंसेप्ट जो आपके भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, खासकर जैसे मान लो आपने कोई भी लैंग्वेज ली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू, XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, तो अब लैंग्वेज से संबंधित कौन कौन सी चीज आएगी उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग खुद आंसर देना इनके। ठीक, चलिए देखते क्या दिए हुए हैं। पहला आपको दिया है भाषाओं के बारे में एनईपी 2020 के अंदर क्या बातें कही गई है, उनके ऊपर नजर डालते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मल्टीलिंग्वलिज्म, बहुभाषिकता, बहुभाषावाद। इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है एनईपी 2020 ने, और इसको एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में माना है
कि जो क्लास में बहुभाषिकता वाली जो क्लास होती है ना, वो हमेशा एक रिसोर्स का काम करती है। वो कैसे काम करती है देखिए, अब आपके मान लीजिए कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा उर्दू बोलता है। तो अलग अलग भाषा वाले जब बच्चे एक क्लास के अंदर होंगे तो एक दूसरे की भाषाओं का आदान प्रदान होगा, तो एक दूसरे की भाषा को कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनकी वोकैब को कुछ ना कुछ सीखेंगे, एक दूसरे का कल्चर का भी आदान प्रदान होगा, क्योंकि भाषा भी आपके कल्चर से जुड़ी होती है। तो जो आपकी बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म होती है आपकी, ये हमेशा एक संसाधन का काम करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। इसको हमेशा आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। इस बात को तो आपके एनईपी 2020 ने भी कह दिया, ठीक है, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ठीक है, कैसे लाभ होते हैं? उच्च संज्ञानात्मक आपके लाभ होते हैं। तो पहला आपका बहुभाषिकतावाद हो गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8, आप लोग क्लास 8 लगाइए, कम से कम क्लास 8 तक कैसा होनी चाहिए बच्चों की भाषा का माध्यम? मातृभाषा में, यानी कि मदर टंग होने चाहिए। एक तो बहुभाषिकता होगी और एक बच्चे की मदर टंग होगी, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, क्या माना है? उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जैसे मेरी मदर टंग क्या है? मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो मेरी मदर टंग में ही मुझको ज्यादा बोलने के अवसर दिए जाए जब मैं स्कूल के अंदर हूं। बच्चे की जो मदर टंग होती है उसी में बच्चे के विचारों को ज्यादा अव्यक्त करने के अवसर दिए जाए। उसकी जो मदर टंग होती है उसको कभी भी सीमित ना रखा जाए, कभी भी उसको दबाया ना जाए। तो बच्चे की मदर टंग को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जब बच्चा सुप्रीम पावर है तो बच्चे की मदर टंग को कैसे कम आंक दोगे आप लोग? ठीक है, तो मदर टंग को भी, मातृभाषा को भी बड़ा इंपोर्टेंट माना गया है एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक, तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। दोनों को बड़ा महत्वपूर्ण माना है क्लास 8 तक आपका, कि क्लास 8 में तो कम से कम क्लास 8 तक आपको बच्चों को मदर टंग के अंदर आपको एजुकेशन देनी है। ठीक, आगे देखते हैं जी, आगे देखती है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी स्कूल के अंदर जो 3 लैंग्वेज पढ़ाने की बात की गई है। जैसे मान लीजिए हिंदी क्षेत्र है तो हिंदी क्षेत्र के अंदर पहली आपकी मातृभाषा हो जाएगी, और हिंदी क्षेत्र में पहली मातृभाषा हिंदी होती है, दूसरी मान लीजिए इंग्लिश होगी, तीसरी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो पहली हमेशा ध्यान रखनी है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर पहले बच्चे की आपकी मदर टंग आएगी, मातृभाषा आएगी। तो जो आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको अपनाए, लेकिन ध्यान रखना है इस बात को, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको फ्लेक्सिबल रखा जाए, लचीलापन इसको रखा जाए, ये नहीं इसको लादा जाए किसी राज्य के ऊपर। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। मैंने कहा ना, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आपके सभी के अंदर कही गई है, चाहे करिकुलम हो, टेक्स्ट बुक हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, टीचिंग का मेथड हो, हर चीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है आपका एनईपी 2020। और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में भारतीय भाषा, जैसे मान लीजिए संस्कृत है, उसका अध्ययन भी कराया जाए। इस बात को एनईपी 2020 ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के संदर्भ में आपका कहा है। ठीक, आगे बात करते हैं भाषाओं के संबंध में एनईपी 2020 और क्या कहता है। क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में आपकी क्लासिकल लैंग्वेज होना जरूरी है। चाहे आपकी कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़ीसा हो, संस्कृत हो, एक क्लासिकल लैंग्वेज होना आपका जरूरी है क्लास 6 के लिए। ठीक है, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपकी पूछ लेगा एग्जामिनर। आगे देखते हैं और भाषा के बारे में क्या कहा है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा होना जरूरी है। और कौन सी विदेशी भाषा? इनमें से कोई भी, चाहे कोरियन हो, जापानी हो, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, इनका अध्ययन करना जरूरी है। अब देखिए, इन सभी लैंग्वेज को याद कर लेना, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और बेसिकली इन भाषाओं को कराने का क्या मतलब है, माध्यमिक स्तर पर कराने का क्या मतलब है, कि बच्चे को एक मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में तो बच्चा निपुण हो जाए, ताकि बच्चा इसमें जाकर अपना कुछ कैरियर बना सके, ताकि बच्चा जाके इसमें कुछ ना कुछ स्कोप रहे उसके जॉब से संबंधित। इसलिए उसको पहले से ही ट्रेंड कर रहे हैं कि इन भाषा में किसी ना एटलीस्ट एक भाषा में तो बच्चा निपुण हो जाए। ठीक है, तो सभी भाषाओं के नाम आप लोग याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक जी, हाँ वैलिड है भाई, आपका वैलिड है। अब चाहे आपका बीएड फर्स्ट ईयर दिया हो, किसी भी ईयर दिया हो, आपका अगर आपने पहले दिन भी एडमिशन ले लिया तो आपका वैलिड है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका एनईपी 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत और श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देते कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हमारा देश क्या है, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी अलग अलग भाषा हमारे देश के अंदर बोली जाती है, लेकिन फिर भी कैसे रहते हैं, सब एक साथ में रहते हैं। तो एक साथ में तो रहे, लेकिन एक जो बनकर रहे उसमें भी श्रेष्ठ बनकर रहे। तो यहां पर बात हो रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, और जहां तक मेरी नॉलेज सही कह रही है, ये हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ये वाला स्टेटमेंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है वही उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया था कि भाई एक भारत तो होने चाहिए, लेकिन वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो सभी भाषाओं को यहां पर सम्मान देने की बात की गई है।
अब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब कंसेप्ट से जुड़े क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए। अब आप लोग खुद इनका आंसर दोगे एक एक करके। चलिए पढ़ते हैं आपके। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं अब इनका आंसर एक एक करके आप लोग मुझे दो। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट प्रस्तावित है? चलिए देखते हैं कौन सा प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, ठीक है, इसकी बात तो कहता है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बिल्कुल गलत, बाधक नहीं है, ये आपका सहायक है, हेल्प करता है। जो बच्चे की मातृभाषा होती है वो उसको शिक्षित होने में भी, शैक्षिक होने में और किसी भी फील्ड के अंदर वो आपकी हमेशा हेल्प करेगी, कभी बाधक का काम नहीं करेगी। अगला देखते हैं। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, पहली भाषा में हमेशा कौन आएगी? बच्चे की मदर टंग आएगी, मातृभाषा आएगी। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल के अंदर देखा जाता है वो मदर टंग का कहीं ना कहीं दमन करते जाते हैं, जो बच्चे की मातृभाषा होती है। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश के अलावा और कुछ में बात नहीं करोगे। जबकि उनको समझना चाहिए कि पहली भाषा कौन सी है? बच्चे की मातृभाषा, चाहे वो हिंदी भी क्यों ना हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगला आपका बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। मैंने आपको क्या बताया था? जो बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, एक रिसोर्स का काम करती है, संसाधन का काम करती है और इसके बहुत संज्ञानात्मक लाभ है। ठीक है, तो ये आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अगला ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आप पीडीएफ तो बेस्ट रहेगी, और मत देखना उनके अलावा, नोट्स के अलावा कुछ भी। जिन बच्चों ने नोट्स ले रखे होंगे उनको फील भी हो गया होगा कि कितना मैटर उनके अंदर मिला हुआ है। ठीक है, आपको लगता है मतलब इतना मैटर, खुद दिल से बताओ, इतना मैटर पढ़ने के बाद सीटेट का एग्जाम कहीं बचने वाला है? कहीं नहीं बचेगा दूर दूर तक। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए मैंने वो बनाए थे, क्योंकि मेरे बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो मैं मैटर बनाता हूँ, नोट्स वगैरह बनाता हूँ। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में बात करें? बताओ किसके बारे में बल देती है? कौन सी पहल थी भारत सरकार द्वारा? अभी बताइए, भूल मत जाना। ठीक है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, शुरुआत में ऑप्शन आ गया, आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपके जो लैंग्वेज से संबंधित बातें थी वो आपके जो शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी, अब उन्हीं से जुड़े क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। आंसर आप लोग साथ के साथ निकालिए। एनईपी 2020 पूरे देश के लिए प्राइमरी लेवल पर किस भाषा के निर्देश को माध्यम से प्रस्तावित करता है? कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे की जो भाषा होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? तो प्राइमरी लेवल पर कौन सी होनी चाहिए? वो सिर्फ बच्चे की मदर टंग होगी, ओनली ऑन को मदर टंग, मातृभाषा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ, मदर टंग हो जाएगा, या फिर उसको होम लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि एनईपी 2020 में विदेशी भाषाओं कौन कौन सी है? कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। इसलिए मैंने सारी लिख दी थी शुरुआत में। इनके अध्यापन डैश के रूप में अनुशंसा करते हैं, तेरी भाषा लैंग्वेज के रूप में बिल्कुल नहीं, उसमें आपकी नहीं करते। आपके अतिरिक्त भाषाओं के रूप में बात करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट एक में तो बच्चों को अध्यापन कराया जाए, उसको निपुण कराया जाए। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनईपी 2020 ने जो दिव्यांग है, जो दिव्यांग बच्चे, उनके किन अधिकारों की बात कही गई है? देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने एक टॉपिक डाला था जिसमें अधिगम विकास लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया वगैरह वगैरह सब पढ़ाया था। उसी में मैंने आपको दिव्यांग से संबंधित जो एक्ट आया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो आपका 2016 में आया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये दिव्यांगों से जुड़ा जो अधिकार आया आपका 2016 के अंदर, बेसिकली अमेंडमेंट था, ये संशोधन होकर आया है। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो इसमें क्या आता है? पहले 7 तरीके की जो दिव्यांगता थी उनकी जगह 21 तरीके की दिव्यांगता बता दी गई कि अगर इन 21 में से किसी बच्चा कोई परेशान होगा तो वो दिव्यांगता की कैटेगरी के अंदर आएगा। इन्हीं दिव्यांग बच्चों के लिए एनईपी 2020 ने क्या बात कही है, उनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सही बच्चे एक साथ सीखते हैं। यानी आपका जो एनईपी 2020 है वो कहता है कि जो दिव्यांग बच्चे भी है उन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाए, वरना अगर उनको अलग से एजुकेशन दी जाएगी तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना देखने को मिल जाएगी कि यार मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी है। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। उसके अलावा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए। मतलब जो स्कूल का ढांचा है जहां पर बच्चे पढ़ने जाएंगे वो उनके लिए उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त तकनीक होनी चाहिए। ठीक है,
टेक्निक होनी चाहिए, और ढांचा भी जैसे स्कूल का ढांचा है, मान लीजिए कोई बच्चा फॉर एग्जांपल चल नहीं पाता, तो इसकी जो व्हील चेयर है उसके लिए अलग से वो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चा उसके ऊपर चढ़ाकर फर्स्ट फ्लोर पर चला जाए। वैसा आपको ध्यान रखना है। एनईपी 2020 भी इस बात को कहती है कि जो स्कूल का जो आपका स्ट्रक्चर है वो दिव्यांग बच्चों के लिए कभी भी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं होना चाहिए, वो ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए ताकि बच्चों को कुछ असुविधा ना हो सके। ऊपर चढ़ेगा बच्चा परेशान होगा फिर, ठीक है, नीचे होना चाहिए। और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की बात कही गई है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने, नहीं एक शिक्षा और निजी शिक्षक की बात नहीं, कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन की बात। चलिए अब बात करते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ध्यान से पढ़ना, किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा इसके लिए दिया गया है आपका, ठीक है। अगला, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए, अब आप लोग खुद आंसर बताओ इसका, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक का, ठीक है, इसका भी आपका दिया हुआ है। अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी एजुकेशन इसका दिया गया है, नहीं दिया गया बताओ। और उपयुक्त तकनीक तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है यार, कितना सिंपल है, आंसर 30 निकल कर आ जाएगा। जो जो पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाए तो वही तीनों पॉइंट आपके यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। सब आपको मेरी वेबसाइट से मिलेंगे, गूगल पर जाकर सर्च कर लिया करो भाई, मैं कह कह के थक गया। मैंने नोट्स के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है नोट्स के अंदर क्या मटेरियल है, कैसा आपको डाउनलोड करना है। तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिए जो मैंने नोट्स की बनाई हुई है, ठीक है। वरना सिंपल है, गूगल पर जाकर लिखो sachinacademy.com, वहां से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एनईपी 2020 का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है। एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, बच्चों के लिए कठोर पाठ्यक्रम इतनी सुप्रीम पावर के लिए हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग विषयों की बात करता है और समग्र शिक्षा की बात करता है, जिसमें बच्चे की आपकी शारीरिक शिक्षा होगी, मानसिक शिक्षा होगी, तो जितने भी एक्सपेक्ट है आपके एजुकेशन से संबंधित उन सभी की आपकी बात करता है आपका एनईपी 2020। परीक्षा की ओर या उसके लिए सीखना बिल्कुल नहीं, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना नहीं, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। देखिए अब अगला इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आ गया। एनईपी 2020 में जो आपका करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होता है या जो पाठ्य पुस्तक होती है, उनके संदर्भ में कौन कौन सी बातें कही गई है, अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। सर आप थकते नहीं हो, सुपरमैन हो क्या? नहीं भाई, जब आप लोग टीचर बन जाओगे ना, कई कई घंटे पढ़ाओगे, आप लोग भी सुपरमैन बन जाओगे, ठीक। अगला देखो आप लोग, अगला है आपका टेक्स्ट बुक और करिकुलम के संदर्भ में। अब एनईपी 2020 ने क्या बात कही है कि जो बच्चे की पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, शुरुआत के लेवल में जब मैंने आपको फाउंडेशनल प्रिपरेटरी आपकी स्टेज बताई थी, तो उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेता है, किसमें, क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेता है, तो बच्चे को एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। बच्चों को एक वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा कि बेटा तेरा जिसमें भी पढ़ने का मन है, आगे फ्यूचर बनाने का मन है, तो अपना एक सब्जेक्ट डिसाइड कर ले, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया गया है क्लास 6 में, और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी, देख रहे हो, ठीक है। क्लास 6 से इंटर्नशिप की व्यवस्था आपके और हमारे टाइम में कुछ ऐसा था, कुछ भी नहीं था। पता है क्या चीज चलती थी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कि जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसकी विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके, ठीक है, इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाए। जो करिकुलम का जो कंटेंट है, जो करिकुलम के अंदर जितना भी कंटेंट है जो बच्चों को पढ़ाना है, उसको कम कर दो। कंटेंट मायने नहीं रखता कि कितना ज्यादा कंटेंट है, क्वालिटी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तो उसको कम करके इसको बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाए, ताकि बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, आप लोग देख रहे हो यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग सबसे पॉजिटिव आपका टैग वर्ड, क्रिटिकल थिंकिंग जो आपका होता है, क्रिटिकल थिंकिंग खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जाए। कि ये नहीं है इतनी मोटी मोटी किताबें बच्चों को दी जाए, उनको पढ़ाई जाए, उसी से बच्चा चीजें सीखेगा, नहीं, इन चीजों पर ज्यादा फोकस कराया जाए। मोटी मोटी किताबों की जगह या बड़े बड़े करिकुलम की जगह उनमें कटौती कर दो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें कौन सी है, जैसे आपकी एनसीईआरटी होगी, कौन सी, एनसीईआरटी होगी, और सीटेट में तो आपकी रामबाण है, आप लोग पढ़ लेना। पेपर 1 के लिए 3rd 4th 5th की, और पेपर 2 के लिए 6th 7th 8th की, आपकी यहां से बाहर आपका नहीं आएगा पेपर, ठीक है। नहीं पढ़ना चाहते तो नोट्स के अंदर सब दिया ही हुआ है। आगे देखते हैं, स्कूल का जो करिकुलम है उसमें कमी होनी चाहिए,
और वो लचीलापन होनी चाहिए। मैंने कहा ना, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो हर जगह कही गई है। और रटकर सीखने की बजाय, रटने को तो माना ही नहीं, रटकर सीखने की बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होनी चाहिए। यानी जो एनसीईआरटी की भी किताब है, इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव की बात करता है आपका एनईपी 2020। अब देखिए एनईपी 2020 के अंदर जैसा आप लोग कुछ पॉइंट के ऊपर पढ़ोगे, मान लीजिए जेंडर बाइस के ऊपर पढ़ोगे, तो उसमें कुछ ऐसी फोटो होनी चाहिए, कुछ ऐसे कंसेप्ट होनी चाहिए जिसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वल बताया जाए, दोनों में यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात ना कही जाए, असमानता की बात ना कही जाए, ठीक है। तो इस तरीके की होनी चाहिए एनसीईआरटी की बुक। तो वो भी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनमें भी बदलाव किया जा सके। अब इसी से जुड़ा क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दोगे अब खुद से इसका आंसर आप लोग दो। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एनईपी 2020 किस पर बल देती है। पाठ्यचर्या का लचीलापन पर बल देती है, बिल्कुल सही बात है। करिकुलम के फ्लेक्सिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया। पाठ्यचर्या का मानकीकरण पर नहीं देती, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण नहीं देती, ठीक है। अगर संदर्भीकरण होता तो आपका आंसर तब भी सही हो जाता। पाठ्य पुस्तकों को रटकर, कहां से आ गया भाई रटकर, ठीक, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके करिकुलम से जुड़ा हुआ आपका नहीं, खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन था। अब बचा आपका प्रोग्रेस कार्ड। अब जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जो उन्नति पत्र मिलेगा, जिसको प्रगति पत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको यार इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी में अलग अलग नाम सीटेट के अलग अलग शिफ्ट में दिए थे, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रोग्रेस कार्ड। कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाला और पेरेंट्स को दिए जाने वाला जो प्रोग्रेस कार्ड है, उसको पूरी तरीके से नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी जब बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेंगे, आप लोगों को भी मिला है, मुझे भी मिला है, ठीक है, उसमें कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, उसकी वाहवाही होती थी, हमारी कभी नहीं हुई, ठीक, इस तरीके से। और हमारी नहीं हुई तो घर पे जाके फिर ताने मिले, ठीक, किसी के घर वाले पेल भी देते थे, बढ़िया तरीके से पेल मतलब मार देते थे। अब वो तरीका चले गए भाई, वो दुख हमने झेल लिया, आप लोगों ने भी वो दुख झेल लिया। अब जो आगे हमारे बच्चे होंगे उनको कैसे प्रोग्रेस कार्ड मिलेंगे, उनके प्रोग्रेस कार्ड हमें मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, उसमें बच्चे के एस्पेक्ट से सभी चीजों को रखा जाएगा। हमारा तो सिर्फ एक पहलू होता था कि 100 में से कितने नंबर लेकर आया, अगर कम नंबर एक आया तो तोड़ दो भाई बढ़िया तरीके से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा उसमें बच्चे के सभी एस्पेक्ट रखे जाएंगे, चाहे उसके कोग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, ठीक है, या आपके साइकोमोटर हो, सभी डोमेन से संबंधित उसकी चर्चा की जाएगी जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। और ध्यान रखना है जो बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड होगा वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। कैसा, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल, इसके ऊपर फोकस करना कि जो बच्चों का कार्ड है वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मैंने आपको बताया जिसमें बच्चे से जुड़े सभी एस्पेक्ट को रखा जाएगा, बच्चे ने क्या काम करा, कितनी स्पीड से करा, क्या सीखा, किस में उसको दिक्कत आई, ऐसी सभी चीजों का रखा जाएगा, ठीक। ये सब मैंने आपको बता दी कि उसमें कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, इन सभी के विकास का बारीकी से विश्लेषण का वर्णन किया जाएगा, स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। कभी आपकी विशेषता बताई गई है स्कूल के टीचर की तरफ से? मेरी तो कभी नहीं बताई, आप लोगों की बताई हो कि भाई मतलब ये इसने अच्छा काम किया, इस बार इतना बढ़िया नंबर लेकर आए या कुछ भी लेकर आए, कभी कुछ नहीं बताई, ठीक है। तो ये चीज तो छोड़ो आप लोग, अब जो आगे बच्चे आएंगे उनकी हमको सुननी पड़ा करेगी, ठीक। तो अब जो प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा वो बच्चों को कुछ इस तरीके का मिलेगा। और दूसरी बात आपको इसके अंदर एक वर्ड ध्यान रखना है, जो बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड है, यह रिपोर्ट जो आपको मिलेगी, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी, सेल्फ असेसमेंट और जो आपका पीयर असेसमेंट है, इनके समावेशन ये बात करता है। सेल्फ असेसमेंट जिसमें बच्चा अपना आकलन खुद करता है, ठीक है, यानी बच्चे ने कोई चीज पढ़ी और खुद ही उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे हम लोगों ने किताब पढ़ ली, उसके अंदर क्वेश्चन है और मन ही मन उसका अंदर आंसर दे रहे हैं, या अपने दोस्त यार से कहा या बहन भाई से कहा भाई तो हमसे क्वेश्चन पूछ, हम उसका आंसर देंगे। या फिर पीयर असेसमेंट जो अपने दोस्त यार से करके पूछता है कि भाई ले क्वेश्चन पूछ और फिर मैं उसका आंसर दूंगा। तो इनके समावेशन की भी बात करता है जो ये आपका प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट आपका समझ में हुआ 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल का। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए खुद से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र, यानी जिसको प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं, को क्या दर्शाना चाहिए। देखते हैं क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करनी चाहिए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि दूसरे स्टेट वालों से तुलना करो कौन ज्यादा है कम है, ठीक। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को भी देखता है कौन। आपका प्रोग्रेस कार्ड आपका कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों की बात करता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपका। तो फ्रेंड्स देखिए एनईपी 2020 से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सब आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया।
जो जो कंसेप्चुअल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जो एनईपी 2020 ने कही है वो आपको बताई, और उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी अच्छे खासा आज की वीडियो के अंदर आपको करा दिए जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। मेरे ख्याल से एनईपी 2020 का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग उठाकर प्रैक्टिस करोगे और आप उसका आंसर ना दे पाओ, ठीक है, सभी का आंसर आप लोग दे दोगे। तो जो मैंने आपको अपने नोट्स दे रखे हैं, तो नोट्स के अंदर जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है वहां जाकर प्रैक्टिस करिए और देखिए आप लोग सभी का आंसर निकालोगे, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने तो वैसे वीडियो में भी इंक्लूड कर दिए, ठीक है, इनके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन बचा होगा, वरना यही रिपीट हो रहे होंगे बार बार, क्योंकि पिछली बार जो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था उसमें भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों का क्वेश्चन पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके यार इसको लाइक शेयर कर दिया करिए। मैं वीडियो में कभी नहीं कहता, तो आप लोग बिना कहे कर दिया करो, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी क्लास तक ही चलेगी, एग्जाम तक चलेगी। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्या क्वेश्चन आपको अब पूछना है, ठीक है। नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे, गूगल में जाकर सर्च करना sachinacademy.com, चाहे आपके पास फोन हो, टैब हो, कुछ भी हो, गूगल में जाकर सर्च करिए sachinacademy.com, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपका पेपर हो वहां पर जाकर उसको ले लेना लॉगिन करके, और पीडीएफ वहां से डाउनलोड हो जाएगी, साथ में आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा, ठीक है। और बड़ा इजीली तरीके से आप लोग उनको फोन पर कहीं पे भी पढ़ सकते हो, और उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। ये सारा मेटेरियल उनके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका जी। सर गूगल पे खुल नहीं रहा है नोट्स, क्या बात करो, देखो अभी गूगल पे खोल के दिखाओ। ये मैंने देखो, ये गूगल आपके सामने खोल रहा हूं मैं, ये गूगल खोल लिया, ये डाल दिया मैंने sachinacademy.com। यार कितना स्मूथली खुल रहा है, और इससे ज्यादा क्या खुलेगा भाई। ये खुल गया आपके सामने। तो जो भी आपका पेपर हो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, इसमें अपना डिटेल डाल देना, लॉगिन कर देना, जो भी आपका पेमेंट का मेथड होगा, तरीका होगा, वो यहाँ पर आप लोग कर देना, और यही से आप लोग इनको डाउनलोड वगैरह कर लेना। देखो आपके सामने खुल गया, कितना इजीली खुल गया, ठीक। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं खुल रहा, ठीक। आप लोग थोड़ा चलाना सीखिए। और पूछे क्या क्वेश्चन आपके, फिर उसके बाद में वीडियो को खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आई ना आपको एनईपी 2020 की, ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, और क्वेश्चन आंसर आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती गई। और पूछे क्या क्वेश्चन है, अब पूरे 20 में से 20 नंबर आए मनीष कुमार के, वेरी गुड। इसका मतलब एनईपी 2020 आपका पूरी कंप्लीट होगी। अब मेरे ख्याल से 108 पेज को पढ़ने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो 108 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, मेरे ख्याल से आपको उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना, लेकिन मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और शायद टीचिंग एग्जाम में भी जो आपको ये चीज पढ़ा रहा हो, चाहे आपका और भी दूसरा कोई टीचिंग एग्जाम हो, तो यही से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन है जी। नोट्स लेने के लिए बार बार लॉगिन नहीं, सिर्फ एक बार लॉगिन करना पड़ता है। एक बार लॉगिन करिए, वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएंगे, तो दोबारा लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को समझिए, इतना सिंपल प्रोसेस है। गूगल पर जाकर उनको सर्च sachinacademy.com लिखिए, डाउनलोड करिए अपने मोबाइल फोन के अंदर, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप लोग जब इतने सिंपल प्रोसेस में अटक जाओगे, तो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जहां पर आपको कंप्यूटर पर देना होगा, उसमें क्या आपका हल होने वाला है। तो टेक्निकल चीजें थोड़ी समझिए, बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, एक बार लॉगिन करना पड़ता है, और डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में वो सेव हो जाएंगे, जहां पर पासवर्ड से आप खोल लेना, ठीक है। तो मेरे कहने से आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल बनिए। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका जी। सारी क्लास होगी आपकी, संस्कृत की भी होगी, टेंशन फ्री रहिए। और पूछिए जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ सर, पहली बारी में उड़ा देंगे सीटेट को, पहली बारी में उड़ाना है यार, इतना बड़ा एग्जाम तो है नहीं है, छोटा एग्जाम है, तो पहली बारी में आप लोग उड़ा देना, बट ध्यान रखना अच्छे नंबर से उड़ाना। पास होना मायने नहीं रखता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ नोट्स पढ़ लिए अच्छी तरीके से, 5 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। मैं आपको डेली क्लास दे रहा हूं, डेली चीजें समझा रहा हूं डिटेल में, नोट्स भी आपको किताबों से लाख गुना बेहतर बना के दे दिए, उसके बाद भी क्या आप सिर्फ पास होना चाहते हो, तो फिर ठीक है, फिर तो मेहनत को ऐसा लगता नहीं कि इतनी मेहनत कराने का फायदा है। पहली बार में पास होना है, और बड़े अच्छे नंबर से पास होना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।